बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जिसका नाम है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। पहले दो वीडियो शायद आपने देखे होंगे और आपके जो भी वहाँ के कंसेप्ट थे ना बच्चों, आसानी से आपने वहाँ पर क्लियर करा होगा, ठीक है ना। और एक कंसेप्ट जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अगर आप फाउंडेशन में कर रहे हैं तब भी आपको ये बहुत ही मदद कर जाएगा बच्चों। ये वीडियो आखिर तक बिल्कुल देखिएगा इसको, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को वहां से, कहां से पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और भैया ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या, है ना, राइट। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके बारे में। हमें तो पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमें हीट तो पता भैया कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, चलो ठीक है। अब बात करते कि होता क्या है एक्चुअली। अब तक हमने बात किसके बारे में करी कि हमारे पास एक कंडक्टर था, ये ऐसे कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अक्रॉस में हमने क्या कनेक्ट करा था, एक बैटरी कनेक्ट करी थी, ठीक है, प्लस और माइनस, वेरी गुड। और हमने कहा था इसको कि हाई पोटेंशियल और इसको कहा था कि लो पोटेंशियल। और हम सभी को पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो इस इलेक्ट्रॉन में बच्चों बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते हो तो क्या होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। अभी कहां से कहां स्टार्ट मूव करेंगे सर जी, हमें बताओ जरा। हमें पता है कि यार इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लो पोटेंशियल से लेकर हाई पोटेंशियल तक फ्लो करते हैं। मतलब लो पोटेंशियल कौन सा है, नेगेटिव, हाई पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल तक क्या करते हैं कि मूव करते हैं बच्चों, बिल्कुल करते हैं, ठीक है सर जी, हमें पता चला। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं, वेरी गुड। बच्चों जब ये मूव करते हैं ना तब होता क्या है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है यहां पर कि यहां हीट कहां से आती है यहां पर, ठीक है, ठीक है। जब ये मूव करते हैं मतलब इनको कौन सी एनर्जी मिल रही है, बिल्कुल बैटरी की वजह से एक एनर्जी मिल रही है और उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ना बच्चों, तो क्या होता है पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर जो कंडक्टर में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना उनके ऊपर जाकर कोलाइड करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं ना वो क्या करते हैं, कोलाइड होते हैं, क्योंकि ये तो मूव कर रहे हैं ना, जीन जीन जीन, दे आर मूविंग। तो जैसे ये मूव करेंगे वो क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर के जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं ना उनके ऊपर जाकर धड़ाल देश ऐसे कोलाइड होंगे। अब जैसे ही कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद क्या होता है पता है कि ये जो पॉजिटिव आयंस है ये क्या करते हैं बच्चों कि एनर्जी गेन करते हैं, गेन्स एनर्जी। वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। जैसे ही एनर्जी गेन करेंगे ये पॉजिटिव आयंस, तो क्या करेंगे पता है कि ये एक अपनी मीन पोजीशन पर ऐसे वाइब्रेट होंगे, ये क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, है ना। वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। कहां पर वाइब्रेट होंगे, अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे बच्चों, ठीक है। हमने देखा ये, तो ये कहां पर वाइब्रेट हो रहे हैं, अपने मीन पोजीशन पर नहीं वाइब्रेट हो रहे। जैसे ही अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट हो रहे, भैया ये तो पता है यार कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम इस कंडक्टर या इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो फॉर्म किसी और एनर्जी में होना ही है, कन्वर्ट होना ही है। और ये दूसरी जो एनर्जी यहां पर बन रही है जो कि वाइब्रेशन ऑफ क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव आयंस। तो बच्चों क्या होता है पता है कि ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम कंडक्टर को देखते हैं तो उसके अंदर से क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी डिसिपेट होनी शुरू कर देती है, हीट एनर्जी डिसिपेट शुरू होती है बच्चों। और इस इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये हीट कैसे बन रही है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करा आपके यहाँ पर, ठीक है, क्या समझ में आया, वेरी गुड। अब भाई अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर मानो इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, सिर्फ कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, तो बिल्कुल करेगा बच्चों। क्या फैक्टर्स है देखिएगा, है ना। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट बच्चों रेजिस्टेंस। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर। मतलब जो भी हीट बन रही है वो प्रोपोर्शनल टू आर होगी। अरे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना इस कंडक्टर का उतनी ज्यादा हीट वो बनाएगा बच्चों। हाँ क्लियर है, वेरी गुड। सेकंड बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है, फिर भी एच इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाई।
मतलब जितना ज्यादा आप इसके अंदर से करंट बहाओगे, करंट फ्लो करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा पता है, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा, करंट क्यों बढ़ रहा है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा वो वाइब्रेशंस होगी, उतनी ज्यादा वो हीट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर का है टाइम टू फ्लो, टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, टाइम टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल टू टी। हाँ भैया ये कंसेप्ट है, देखो ये समझ में आ रहा है क्या? ये तीन चीजें बना आप बात याद रखिएगा आप। कौन कौन सा? कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू आर है, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल टू टाइम। अरे यार जितना ज्यादा समय के लिए करंट बहेगा उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, हीट डिसिपेट करेगा, हीट बनाएगा, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा बच्चों, डिसिपेट करेगा। कहां पर? इन्वायरमेंट में, जहां पर भी होता है। यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम बहुत बार इसके बारे में देखते हैं बच्चों, है ना। कहां पर देखेंगे? आपको पता है जब अगर फैन रन होता है, फैन घूमता है, वही 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 फैन घूमता है ना। थोड़ी देर के बाद उसको आप बंद करिएगा और उसको थोड़ा सा हाथ लगाएगा नीचे से, क्या आपको थोड़ा सा गर्म वार्म फील महसूस होगी बच्चों। ये क्यों होता है? क्योंकि भैया वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद क्या हो रहा है कि वहां पर जो भी कंडक्टर्स हमने यूज करे हैं वो क्या करते हैं कि एनर्जी कुछ हीट के फॉर्म में भी डिसिपेट करती है, रेडिएट करती है। उसी तरह बल्ब को भी अगर आप देखिएगा तो बल्ब भी क्या करता है ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी, हीट जैसे आप उसको पकड़ोगे तो हमें गर्म लगता है, अरे बाबा अरे बाबा, लाइक दिस। हम उसको पकड़ नहीं पाते आप अपने हाथ, खाली हाथ से, है ना। तो उसके लिए हमें कपड़े का सहारा लेना होता है उसको निकालने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी बात है बच्चों। तो ये चीजें वहां पर होती है और इस इफेक्ट को कहा गया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट और राजा, और इसी को कहा गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या कहा जा? क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो फाइनली क्या इक्वेशन लिखूं मैं? H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर आर टी। यस वेरी गुड। और इसको ही लिखता हूं मैं प्रोपोर्शनल H इक्वल टू I स्क्वेयर आर टी, ठीक है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है J, छोड़ो उसके बारे में ना, अब यहां पर बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होता है बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपके एग्जाम में कुछ सवाल आया, हाउ डज द कंडक्टर प्रोड्यूसेस द हीट, तो बच्चों ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करिएगा। और अगर सवाल आया स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो आप इसके बारे में ये बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट the heat produced in a conductor is proportional to the resistance, is proportional to the square of the current, is proportional to the time for which current flow through the conductor। ये अगर आप लिखोगे ना बच्चों तो आपको बहुत अच्छे से जो भी जितने भी मार्क्स वहां पर उस क्वेश्चन के लिए बने हैं ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बस उसके लिए नहीं, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है ना यार एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। पढ़ना तो पढ़े, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या ये समझ में आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। मैंने क्या बताया आपको कि जनरली क्या होता है कि कंडक्टर होता है, उसके अक्रॉस हम बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना यानी मूव करना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बच्चों तो क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस के ऊपर ऐसे धपाक दिशा कोलाइड होंगे और हमारे पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, डिग 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 ऐसे वाइब्रेट करना शुरू होंगे। कैसे? डिग 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 ऐसे वाइब्रेट करना शुरू होंगे। वो अपने मीन पोजीशन पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू होंगे। और वो क्या करते हैं बच्चों कि अगर उन्होंने कुछ एनर्जी ली है इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी देंगे ही, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि अगर कोई एनर्जी एक फॉर्म में है तो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने किस में कन्वर्ट करी बच्चा? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करी सर। होय 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 होय, ये कंसेप्ट यहां पर बना और इसे कहा गया बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यार इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बस यहां पर H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। अरे ये भैया यहाँ पर बिल्कुल वर्क हो रहा है, वर्क तो होगा ही ना, वर्क तो होगा ही, ठीक है। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ इसके बारे में जो टर्म्स है वो टर्म्स भी जानने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। अब वो क्या टर्म्स है सर जी, जरा हमें वो टर्म्स बताइए। टर्म्स बहुत जरूरी है सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी हमने देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला लिखा मैंने, H इक्वल टू I स्क्वेयर आर टी, और इसे हमने कहा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना, ठीक है।
भैया हम यहीं पर बात करेंगे, पता है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक वर्क, बहुत अच्छे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क क्या है यार, देखो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया मानो कि एक आपकी क्या है, ऐसी ऐसी चुक 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 लाइक दिस, है ना। मैंने क्या करा पता है कि इसको मैंने ऐसे चुक से कंप्रेस करा, ऐसे कुछ से कंप्रेस करा। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा भैया, ये ऐसे जुम 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 ये ऐसे होगा ना, होगा कि नहीं होगा? यस। आपने मुझे बताओ, यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ पर से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कि आपने कुछ यहाँ पर वर्क करा कि नहीं करा? बिल्कुल करा। क्या बच्चों ये वर्क किसी ना किसी एनर्जी में स्टोर होता है? बिल्कुल स्टोर होता है। यही तो कंसेप्ट है बच्चों, है ना, यही तो कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one position to another position, one position to another position, ठीक है, called as electrical energy, called as electrical energy। बहुत ही अच्छे। और भैया इलेक्ट्रिक वर्क क्या है? the work is done to move a charge from one position to another position, from one position to another position। अरे हमने तो पहले ही कहा था ना भैया, वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों का मीनिंग भी अगर आप सेम ले लो तो कोई यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, है ना। जो भी आप चार्ज को मूव करने के लिए वर्क करो बच्चों, वही एनर्जी है। और एनर्जी क्या है कि जो आपको चार्ज को मूव करने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है किसमें? कंडक्टर में, उसे आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहोगे सर जी। बस बात यहीं पर तो ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पर फॉर्मूलेज की, तो फॉर्मूला मैं बताऊंगा। क्या फॉर्मूला है देखिएगा कि W इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? हाँ बताओ। वर्क डन है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी कनेक्ट की जाती है कितना होता है? W/Q। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो लास्ट वीडियो जाकर देखिएगा मेरा, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या है? चलो मैं कैपिटल Q लेता हूँ। V इज इक्वल टू क्या है राजा? W/Q है। वेरी गुड। इसको मैं अगर मैं W लिखूँ, W इज इक्वल टू VQ। Q क्या है? IT है, तो ये क्या बना? VIT। वही। अब ये कैसे आया फॉर्मूला सर जी? यहाँ पर मैंने Q इज इक्वल टू लिया I/T। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। लेट अस सपोज इक्वेशन 1 बच्चों, कुछ लाइक दिस, ठीक है। अब ओम्स लॉ यूज करेंगे हम यहाँ पर। V इज इक्वल टू IR, ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो W का हुआ? W हुआ आपका, हाँ, I²RT। ये एक फॉर्मूला बना बच्चों, ये सेकंड फॉर्मूला है आपका। इसमें आपको करंट की वैल्यू रखो, V इज इक्वल टू IR, दैट इज I इज इक्वल टू V/R रखो। आपको और एक फॉर्मूला मिलेगा। क्या फॉर्मूला मिलेगा पता है? कि W इज इक्वल टू V²R डिवाइडेड बाय इनटू T। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 3। वो इतने सारे इक्वेशन है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ क्या फाइनली? क्या W इज इक्वल टू क्या लिखूँ? हाँ, VIT इज इक्वल टू I²RT इज इक्वल टू V²/RT इज इक्वल टू VQ। और ये बाबो सर इतनी कैसे याद रखे हम? रखना ही पड़ेगा, कोई इसमें हिच को छोड़ो। सो VIT I²RT इक्वल टू V²/RT इनटू व्हाट VQ। इतने सारे फॉर्मूले। अगर बच्चों मानो कि इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, भैया उसमें कौन सी एनर्जी होगा? फिर हीट एनर्जी होगी। तो पूरे के पूरे फॉर्मूले किस में लिखूंगा मैं? H इक्वल टू VIT इज इक्वल टू I²RT इज इक्वल टू V²/R इंटू T। क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार आफ्टर ऑल वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी फॉर्मूला आप उठाइए, ऐसे फेंकिएगा, उसके ऊपर के एग्जांपल्स बनाइएगा आप मुश्किल नहीं है। आप अगर अच्छी तरह से इसको सोचोगे राजा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये कर पाओगे आप आसानी से। तो ये कुछ फॉर्मूले ऐसे बन जाएंगे और इतना सारा आपको चीज़ें कुछ करना पड़ेगा। तो फाइनली याद में रखना क्या है, अगर उन्होंने पूछा कि यार इतना डिराइव करेगी तो आप यहाँ से जाइए,
है ना, बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल वर्क तो खत्म हुआ बच्चों, यहां पर ही खत्म हुआ ही, बस इसको फॉर्मूले में याद रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल्स करेंगे लेकिन फॉर्मूले तो सही में पहले मैं कंसेप्ट तो समझा दूं आपको कि ये होता क्या है, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है ना। चलो बात करते दूसरे कंसेप्ट के बारे में। अब यार दूसरा कंसेप्ट क्या है ना, दूसरा वाला जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे। क्या कंसेप्ट है, क्या कहता है, देख लीजिएगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक पावर, क्या आप किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर की, बिल्कुल करना ही पड़ेगा ना बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की बात तो, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, ठीक है, देखा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, विच वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे यार, ये मानो कि इलेक्ट्रिक पावर है जो डिनोटेड बाय P W डिवाइडेड बाय T, सो P इज इक्वल टू W हमने अभी निकाला VI T डिवाइडेड बाय T कुछ, सो P इज इक्वल टू व्हाट, VI। अरे ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुग, ठीक है। ये P इज इक्वल टू क्या है, V है। अब भैया इसमें ओम्स ला पुट करो, कितना है आपको फॉर्मूला बनाना है, बनाओ। सो V इज इक्वल टू व्हाट, IR, तो पावर का फॉर्मूला बना, हाँ, I²R ओम। उसके बाद में हाँ I इज इक्वल टू व्हाट, V/R, ये फॉर्मूला बनाओ आप, तो क्या बना, P इज इक्वल टू व्हाट, V²/R। तो इतने सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे, आप इसके ऊपर के एग्जांपल्स करते जाइएगा, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक पावर का, क्या कॉन्सेप्ट हुआ, इलेक्ट्रिक पावर का। सर जी हमको ये समझ में आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर भी हमको समझ में आया, ठीक। बच्चों इसका यूनिट क्या है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है यार। भैया देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वैट होता है, क्या होता है, वैट डिनोटेड बाय W, है ना। और इसके कुछ हायर भी यूनिट्स है, दैट इज किलोवाट विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3 वैट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000 वैट, कैसे लिख सकते हो आप, 1000 वैट, ठीक है ना। ये कंसेप्ट हुआ आपका किसका, इलेक्ट्रिक पावर का, और ये हुआ आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, वेरी गुड। यहीं पर अब कंसेप्ट आता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां पर यूज करा जाता है बच्चों, जो हमारे घर पर जो बिजली आती है, लाइट आती है ना, हम उसका हर एक महीने के बाद जो बिल पे करते हैं, है ना। कई बार कहते हैं कि हमारे घर में माताजी पिताजी कहते हैं कि इस महीने का इतना सारा बिल आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, ठीक है ना, ये सब चीजें होती है। तो वो जो बिल आता है ना, उसका हमें एक यूनिट्स में आता है, उस यूनिट्स को कहा गया बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वो कमर्शियल यूनिट क्या होता है पता है, क्या होता है कमर्शियल यूनिट, अरे बताओ कमर्शियल यूनिट क्या होता है, ठीक है, वो होता है बच्चों किलोवाट आवर। क्या होता है वो, किलोवाट आवर में होता है, देखिएगा किलोवाट आवर में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कभी कभी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो सिंपल है बच्चों, ये आता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल समथिंग और 5 जूल। देखेंगे ये करेंगे हम पहले, ठीक है ना, ये इसको करने से पहले, ठीक है। कैसे आता है देखो, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मतलब कितना, 1000, आवर मतलब कितना, 3600। तो 1 इंटू 36, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी सही था हमारा, है ना। तो ये कुछ यार, इसको ना रट्टा मारो मत, सिंपल लॉजिक है। 1 किलोवाट मतलब कितना, 1000 वैट इंटू कितनी, 3600, वो हुआ, अरे नहीं समझ में आया, ठीक है। किलोवाट का क्या है, वैट हुआ इंटू सेकंड हुआ। वैट का मतलब क्या होता है भैया, जूल पर सेकंड होता है, सेकंड कैंसिल, तो ये बना किसमें, जूल बना। अरे ये समझ में आया कि नहीं, वैट, ये देखो पावर, ये किस में होगा, जूल होगा, टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा, तो जूल पर सेकंड क्या होता है, वैट होता है, क्या होता है, वैट होता है, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर मैं हाईलाइट करूं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। कैसे मेजर किया जाता है बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यार देखो, पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय बच्चों टाइम, ठीक है ना। सो P इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई टी बना, इसी का मतलब हुआ E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, खत्म, ठीक है ना। और ये E किस में मेजर किया जाता है, इस किलोवाट आवर में मेजर करा जाता है। किस में मेजर करा जाता है राजा, ये इसमें मेजर करा जाता है, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, खत्म। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है, नहीं बच्चों, इसमें मैं कह रहा हूँ बार बार, कुछ भी नहीं है, बस इतने ही कंसेप्ट है, आपको बस इसको अच्छी तरह से सोचना होगा। क्लियर हुआ ये इलेक्ट्रिक पावर वगैरह, बिल्कुल। चलो अब आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, है ना। और क्या, ठीक है। चलो मैं एक साइड में इसके फॉर्मूलेस ले लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आसान तो करना होगा। अरे शान भाई क्या है, चलो ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। देखिए V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू एक फार्मूला लिखा था हमने, देन H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी एक फार्मूला लिखा था, H इक्वल टू V आई टी एक फार्मूला था, H इक्वल टू V स्क्वेयर बाय आर टी एक फार्मूला था, देन पावर इज इक्वल्स टू V आई था, देन पावर इज इक्वल टू W बाई टी था, देन एनर्जी इक्वल टू क्या थी, P इंटू टी थी, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या था, किलोवाट आवर, ओए, ठीक है ना। इसको याद में रखिएगा बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना। बाकी अब जो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, बस इसके ऊपर अब डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं, है ना। चलो एग्जांपल करते हैं। क्या एग्जांपल है, मानो कि एक बल्ब है, बल्ब है जो कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करा गया है, मानो कि 20 वोल्ट को कनेक्ट करा गया, अरे कितने को, 20 वोल्ट को। और उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस था मानो कि 5 ओम था, और पूछा रहा है, क्या पूछा रहा है कि फाइंड आई, दूसरा पूछ रहा है कि फाइंड क्या कहेंगे हम, ठीक है, पावर, ठीक है ना, थर्ड एनर्जी इन 3 आवर्स, ठीक है ना, एनर्जी इन 3 आवर्स। चलो निकालते हैं पहला, फर्स्ट V इज इक्वल्स टू आई आर यूज कीजिएगा, I इज इक्वल्स टू व्हाट, V बाय आर, V कितना है 20, R कितना है 5, कितना आया 4 एम्पेयर, खत्म। सेकंड क्या है, पावर, पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V आई यूज करेंगे ना, क्यों, क्या दिक्कत है, देखिए I है, V है, सो V कितना है 20 है, I कितना है 4 है, कितना है 80 वैट, गुड। थर्ड एनर्जी निकालना, एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू टी, देखिएगा सब वहां पर है, P कितना है 80, T कितना है 3 है, ये बना 240 वैट आवर, लेकिन ये किस में होता है, किलोवाट में होता है, तो इसका एनर्जी बना 0.240 किलोवाट आवर। अरे 1 वैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 किलोवाट, ये समझ लीजिएगा ना यार। अभी मैंने आपको बताया, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं, हाँ ये सही है क्या सर, बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप ऐसे करते हो। चलो ठीक है, दूसरा ले लेते एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये खत्म हो गया, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है पता है, कि मानो कि हमारे पास क्या दिया गया है, करंट दिया गया है कितना 5 एम्पियर, और V दिया गया है 220 वोल्ट, और पूछा क्या है पता है, फाइंड करने के लिए पूछा है पावर, और दूसरा एनर्जी इन कितने घंटे में, 2 आवर्स। अरे सेम ही तो है राजा, बनाओ P इज इक्वल टू V आई, सर जी ऐसे क्यों कर रहे हो आप, इंटू 5, तो P इज इक्वल टू 500 वैट, होए, ठीक है, गुड। अब एनर्जी निकालेंगे दूसरा, E इज इक्वल टू क्या है, PT है, तो E इज इक्वल टू P कितना है 1 2 2, T कितना है 2 घंटे, तो 11 दूनी 22, ये बना किस में बना, ये वैट आवर में, तो 2.2 किलो वैट आवर में, खत्म राजा, ठीक है। यहाँ का आंसर कितना था, जो भी था हमारा 0.240 किलोवाट आवर। अरे देखो ये इस तरह से कि ना, अगर आप एग्जाम्पल करते रहोगे ना बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, ठीक है। है ना, गुड। अरे मैंने मीठा दिया है, चलो बहुत ही बढ़िया। कंसेप्ट कुछ भी नहीं है बच्चों, बस थोड़े से एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि भैया हीट दिया हुआ है कितने जूल, 100 जूल का हीट दिया गया है, और ये इतनी जूल की
कितने समय में फ्लो कर रहे हैं, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू, 1 सेकंड में, और उसका रेजिस्टेंस कितना है पता है, 4 ओहम है। ठीक है, पूछा गया है कि भैया क्या करो पता है कि फाइंड V पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको देखो स्टेटमेंट में क्या लिखूं मैं, व्हेन 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 4 ओहम, फाइंड द पोटेंशियल। लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कैसे निकाले यार, देखो T है, R है, H है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला आपको क्या लग रहा है, क्या करेंगे यूज हम यहाँ पर, है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अरे मिट गया तो H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, आई निकालेंगे, आई स्क्वेयर इक्वल टू, इसको नीचे लाओ, ये नीचे आ गया, ये आर टी हुआ, ये आई इज इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट एच डिवाइडेड बाय आर टी बना। सो आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच कितना है 100, आर कितना है 4, टाइम कितना है 1, तो ये बना रूट 25, तो आई इज इक्वल टू बना 5 एम्पियर। ओके है ना। अब दूसरा, ये पहला तो हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें आई निकालना होगा ना, क्योंकि अगर वी निकालना है तो हमारे पास आर है, तो P इज इक्वल टू क्या है, वी आई, P इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वी आई है। ठीक है, आई क्या हो रहा है, नहीं निकाल सकते क्या, क्या दिक्कत है, टाइम तो बतन गया ना। ठीक है, अब क्या करना है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर मिला, अरे R है ना राजा, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई कितना है 5, R कितना है 4, सो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, खत्म। बस यही, इतने ही सारे ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, थोड़ा सा आगे जाएंगे और बात करेंगे, और ठीक है ना। चलो क्या बात करेंगे, चलो ठीक है, गुड। अब सवाल क्या पूछ रहा है देखो कि कैलकुलेट द मंथली बिल ऑफ the heater of 1000 watt for 2 hour daily, और दूसरा है क्या कि 1060 वैट बल्ब, कितने बल्ब, 1060 वैट बल्ब, 1060 वैट बल्ब फॉर 5 आवर डेली, और यो बाबू तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है हाँ। और कॉस्ट ऑफ यूनिट यहां पर दिया है, कॉस्ट ऑफ यूनिट कितना है, इज 5 रुपीज, 5 रुपया। ठीक है, चलो निकालते हैं, सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, हम पहला लेंगे। ठीक है, कि देखो पावर कितना है 1000 वैट है, गुड, टाइम कितना है 2 आवर है। अब भैया एनर्जी कितनी होगी, P इंटू टी होगी, मतलब 1000 इंटू 2 कितना हुआ, ये 2000 हुआ, क्या, वैट आवर, वेरी गुड। और इसमें कितना हुआ, 2 किलो वैट आवर हुआ, वेरी गुड। दूसरा वाला 1060 वैट है, तो पावर इज इक्वल टू 10 बल्ब है, 60 है ना, तो ये कितना हुआ 600 वैट हुआ पूरा। और टाइम कितना है बच्चों, 5 आवर के लिए, तो एनर्जी कितनी हुई, पावर इंटू टाइम 600 इंटू 5, मतलब ये हुआ 1 2 3, हाँ क्या, वैट आवर, ठीक है ना, गुड। और एनर्जी कितनी बनी, 3 किलो वैट आवर, अगर किलो में कन्वर्ट करना है। 2 बल्ब चल रहे, एक हीटर चल रहा है और दूसरा 10 बल्ब कितने वैट के, 60 वैट के चल रहे बच्चों, 5 घंटे के लिए, ये 2 घंटे के लिए चल रहा है। तो इन दोनों का कुल मिलाकर आएगा ना बिल, क्या आगे मतलब अलग अलग देंगे क्या, नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। तो क्या होगा, सो टोटल यूनिट्स कितने हुए, हाँ 3 + 2 कितना हुआ 5। और मंथली कितने हैं बच्चों, मंथली पूछा गया, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 30, ये बना 150 किलो वैट आवर, वही, ठीक है। सो देयरफॉर द बिल फॉर दैट मंथ, अब क्या करेंगे, कितने यूनिट्स है 150 मल्टीप्लाई, कितना कॉस्ट है 750 रुपीज, मतलब आपको कितना पे करने पड़ेगा, 750 रुपये आपको ना उसके पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यार इतना तो आप यूज कर रहे हो ना, यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, कितना कर रहे हो 750 रुपीज, मतलब
इतना वैट यूज कर रहे हो, किलोवाट आवर, 150 किलोवाट आवर आप यूज कर रहे हो, तो उसका आपको कितना पे करना पड़ेगा? 750 रुपीज ना बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? गुड, वेरी गुड। ऐसे ही सवाल आ जाते हैं बच्चों, है ना। कुछ अलग होता तो नहीं है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं कुछ अलग होता है सर, तो आप गलत सोच रहे हो बच्चों। थोड़ा सा तो विश्वास कीजिएगा हम पर, है ना। ठीक है, अगर मानो कि बच्चों एक सर्किट है, कोई एक सर्किट है, इसे कुछ एक बल्ब है, कुछ दूसरा बल्ब है, कुछ तीसरा बल्ब है, लाइक दिस, है ना। ये कनेक्ट करा गया है कहीं पर, तो किसी सर्किट में बैटरी है यार, छोड़ो ना, है ना, बैटरी है, ठीक है। इसका पावर जो है ना बच्चों, ये है 40 वैट, इसका है 60 वैट और तीसरा है 80 वैट। और क्वेश्चन पूछता है क्या क्वेश्चन पूछता है? विच बल्ब will glow with greater brightness, है ना। कौन से बल्ब का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगा, ये सवाल पूछता है ना। किसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, किसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? एक ही लाइन में मैं इसका आंसर दूंगा बच्चों, हमेशा आप ना बहुत खुश हो जाओगे, खुश होगा सरदार। क्या होगा कि ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम्ड। ब्राइटनेस क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम होती है। बस एक लाइन को याद में रखिएगा, आपका आंसर ऐसे चुटकी में आएगा। समझ में आ रहा है? तो किसका होगा ब्राइटनेस, बताइएगा जल्दी से। क्या सभी का सेम होगा? नहीं होगा। क्या 40 वैट का ज्यादा होगा? क्या 60 वैट का होगा? क्या 80 वैट का होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? 80 वैट का बच्चों ब्राइटनेस ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अरे ब्राइटनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? पावर कंज्यूम। जिसका ज्यादा पावर होगा उसका ज्यादा ब्राइटनेस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर कुछ भी नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। तो ये सवाल ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल यहीं पर ले लेता हूं। क्या एग्जांपल है? मानो कि एक सर्किट है, कुछ ऐसे, ठीक है, ये ठीक है। अब मानो इसके अंदर करंट आया जा रहा है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? कि ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट कितना पावर विथस्टैंड करती है? द मैक्सिमम पावर विथस्टैंड बाय द सर्किट इज 18 वैट, है ना। पावर कितना सह सकती है? ये 18 वैट तक का पावर ये सह सकती है बच्चों, ये सर्किट। अगर मानो कि पावर इस सर्किट का अगर इससे बड़ा चला गया, मतलब 19-20 हुआ, तो ये सर्किट डैमेज हो जाएगा बच्चों, है ना। सो द पावर कैन बी विथस्टैंड बाय द सर्किट इज हाउ मच? 18 वैट। तो ये सवाल है, तो ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट कितना पावर विथस्टैंड कर सकती है? 18 वैट इतना पावर ये विथस्टैंड कर सकते हैं। मैं ये जो सवाल है ना बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर नोट कर ये अच्छे से इसके नोट्स भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर 2 ओम बनाया और पावर कितना विथस्टैंड करती है सर्किट? 18 वैट। तो पूछा है हमें फाइंड मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सर्किट, थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब ये तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा ना आपको, हाँ, बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा। सॉरी आपने ऐसे कैसे एग्जांपल दे देते हो आप, हाँ, ये सही नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपने दूसरा वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि भैया अगर ये करंट आ रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये करंट I होगा और इसके करंट थ्रू I1 होगा, इसके करंट थ्रू क्या होगा? I2 होगा। तो सिंपल है कि यहाँ पर भी I1 होगा, सिंपल है यहाँ पर भी I2 होगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब इस ब्रांच में भी सेम करंट होगा, इसमें भी करंट सेम होगा, राइट। हमें निकालना है कि करंट कितना बह रहा है एक्चुअली सर्किट में। तो ले लेते हैं, मानो कि 2 एम्पियर है, तो P इज इक्वल टू क्या है? VI है। P इज इक्वल टू क्या है? VI। क्या हम यूज कर सकते हैं? P है हमारे पास, R है, ठीक है। तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? P इज इक्वल टू I² बाय R। P इज इक्वल टू I² R कैसे होगा ना? P इज इक्वल टू I² R। सो I² इज इक्वल टू क्या होगा? P बाय R। अब देखो पावर कितना है?
18 में तो वो विथस्टैंड कर सकता है, मैक्सिमम पावर, उसकी एबिलिटी, उसकी ताकत कितनी है झेलने की, 18 वैट। अगर मानो उसके ऊपर चला गया वो क्या होगा, बूम जो हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और रेजिस्टेंस कितना है, ये ले रहा हूं मैं, ठीक है, 2 ओम। तो ये 2 6 2 9 80, मतलब यह है 9। सो आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, तो आई इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 3 एम्पियर। अब देखो अगर मानो इससे कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, इससे कितना जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस तो सेम है, तो इसके अंदर से कितना जाएगा, डिवाइड करो ना, कितना, ये 1.5 एम्पियर होगा, 1.5 एम्पियर, और इससे कितना होगा 1.5 एम्पियर। 1.5 प्लस 1.5 3। ओए होए होए होए, मैंने कहा था ना I1 प्लस I2 इक्वल टू व्हाट है। ये तरीका है बच्चों निकालने का। तो यहां पर आप क्या लिखिएगा, देयरफॉर द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज R1 3 एम्पियर, R2 1.5 एम्पियर एंड थ्रू R3 इज 1.5 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि भैया ये देखो, ये R1 कहो आप, इसको R2 कहो, इसको आप R3 कहो, खत्म हो गया बात, ठीक है ना। तो इस तरह के ना बच्चों कुछ सवाल आपको ना, मैं कह रहा हूँ, मैं दिलो जान से मैं कह रहा हूँ कि आपको करने चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इसकी ना, इस तरह के एग्जाम्पल्स की आपको ना घर पर कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों। अरे करना होगा बाबा, अगर ज़िंदगी में अगर आपको कुछ पाना है ना बच्चों, तो आपको कहीं ना कुछ तो खोना होगा, कहीं ना आपको दर्द महसूस करना होगा, है ना। अगर उस ऊंचाई तक अगर आपको जाना है ना, तो आपको नीचे देखना ही होगा बच्चों, कहीं ना कहीं, तभी जाकर आपको वो गहराई समझ में आएगी, आपको जाना कहाँ है और कहाँ तक आपको पहुंचना है। ये बात हमेशा यहाँ पर ना जोर लगा कर बिठाइए बच्चों। तो मैं कह रहा हूँ 100% आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर आप जा सकोगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट उसमें करेंगे हम क्या, चलो दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी में, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल समझ में आ गया, कुछ एक अलग तरह का एग्जाम्पल, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको तो याद ही हो गया होगा ना, सतीश सर यहाँ से बता रहे, मतलब याद तो होना ही चाहिए ना, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है बच्चों कि मानो कि द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस बाय 100%, current through the resistance is increased by 100%, then find the power और फाइंड द चेंज इन पावर, वही कह सकते हैं ना हम, उसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज परसेंटेज, ऐसे कह सकते, ठीक है। क्या कहूँगा मैं यार, अगर करंट 100% से बड़ा है तो फाइंड पावर कितने परसेंट से बड़ा होगा, ठीक है ना। चेंज इन पावर, क्या, फाइंड चेंज इन पावर इन परसेंटेज। मैं सवाल दे दूंगा बच्चों आपको, बस वहां पर करना। देखो, current through the resistance is increases by 100%, then find the change in power increases through the resistance। ये भी आपको निकालना है, ये इसे कुछ तो सवाल है, ठीक है। अब क्या निकालना है, करंट कितने से बड़ा है बच्चों, 100% से बड़ा है, ठीक है ना। करंट कितने से बड़ा है, 100% से बड़ा है। अब इसको निकालने के लिए एक तरीका है, देखो, जो इनिशियल करंट था, मानो कितना था, इनिशियल करंट था, लेट अस सपोज आई, मैं करंट दे देता हूँ, आई अगर आप कंफ्यूज हो गए, करंट दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको चेंज इन पावर देता हूँ, फाइंड द चेंज इन पावर इन परसेंटेज। मैं आपको इनिशियल करंट दे रहा हूँ जो कि कितना है, आई है। ये सवाल ना आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। इनिशियल करंट कितना था, आई है। अब फाइनल करंट जो है ना बच्चों, मानो कि कितना है, आई डैश है, जो कि इससे 100% से बड़ा है, मतलब आई प्लस 100% ऑफ आई। क्या कोई गलत मैंने लिखा है यहाँ पर, 100% से बच्चों इससे बड़ा है ना, आई से बड़ा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस कितना हुआ, ये 1i हुआ, तो ये कुल मिलाकर आया बच्चों 2i, मतलब आई डैश कितना हुआ, 2i मिला, गुड। अब हमें पावर निकालना है ना। इनिशियल पावर क्या था, इनिशियल पावर क्या था, मानो P था, ठीक है। अब फाइनल पावर क्या होगा, फाइनल पावर क्या होगा, मानो कि P डैश है, और P डैश हम सबको पता है क्या है, P डैश है ना, I स्क्वेयर R, I डैश स्क्वेयर R, ठीक है। सो P डैश इक्वल टू I कितना है बच्चों, I डैश कितना है, 2i है, जो कि होगा 4i स्क्वेयर इंटू R। ये I स्क्वेयर क्या है बच्चों, P है, तो P डैश इज इक्वल टू क्या बना, 4P बना, वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन पावर निकालना है।
देखो चेंज इन पावर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। चेंज इन पावर क्या होता है, फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर डिवाइडेड बाय इनिशियल पावर, ठीक है ना। सो फाइनल पावर कितना है राजा, 4p है, इनिशियल कितना है, p है, इनिशियल कितना है, p है, तो कितना है आंसर, 3p बाय p कुछ। सो क्या हुआ, चेंज इन पावर कितना है आपका, चेंज इन पावर इन परसेंटेज 3 इंटू 100%, मतलब कितना है 300%, खत्म। तो कितना, अगर मानो कि करंट 100 से बड़ा बच्चों, तो पावर कितना से चेंज हो रहा है, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह के ना एग्जांपल्स आपको करनी आनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, पूरी तरह से आप ना गड़बड़ कर जाओगे। यहीं पर ले लो, चलो एक होमवर्क ले लो आप, चलो है ना, करंट इज इंक्रीजेस बाय 200%, फाइंड चेंज इन पावर इन परसेंटेज। चलो एक एग्जांपल कर लो 200% का, ठीक है, चलो गुड, है ना। तो इस तरह के कुछ सवाल है राजा, जो कि आपको ना करने आना चाहिए, और मैं तो आशा करता हूँ कि आप कोई भी एग्जांपल अब इसके ऊपर का ना हैंडल कर सकते हो और कर पाओगे, ठीक है, वेरी गुड गुड। अब बच्चों फाइनल एपिसोड जो होगा इसका, मतलब कंटेंट जो होगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट और जूल्स इफेक्ट, आप ऐसे भी कह सकते हो, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट और जूल्स इफेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा कि यार जो हीट बन रही है ना उस कंडक्टर के अंदर, है ना, मानो कि कंडक्टर, इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो पॉजिटिव आयंस के ऊपर गिर रहे हैं, और वो पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, और इसकी वजह से हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ठीक है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि यार ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे जो पनप रही है ना, ये जो बन रही है हीट एनर्जी, क्या उसका भी कहीं ना कहीं यार हम यूटिलाइज कर सकेंगे, है ना। देखिएगा आपकी मतलब कहाँ की बात कहाँ पर सोची जा सकती है कि यार क्या वो भी हीट एनर्जी किसी एप्लीकेशन के लिए बनाई जा सकती है। यस बाबा, ये तो सही कंसेप्ट है, यस ये तो सही कंसेप्ट है यार, ये क्या क्या खूबसूरत कंसेप्ट बनाया गया है बच्चों। हाँ राजा, तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट है ना, ये जो हमारे बल्ब होते हैं घर पर, उन बल्ब में जो लाइट बनती है ना बच्चों, ये वहां पर कंसेप्ट यूज करा जाता है जो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट होता है। हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है ना बच्चों, उसमें ये कंसेप्ट यूज करा जाता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना बच्चों, इसमें ये यूज करा जाता है। इलेक्ट्रिक केटल होती है ना बच्चों, इसमें यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, उसमें यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, उसमें यूज करा जाता है बच्चों। कितने सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम लूं जो कि इस एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अरे यार कितने नाम लूं और मैं बताऊं कैसे आपको, ठीक है। तो उसमें से मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। और बात, सबसे जरूरी बात, जो आपके घर में जो लाइट आती है ना, उससे पहले एक कंसेप्ट है बच्चों जो कि यूज करा जाता है आपके घर में, फ्यूज। वो फ्यूज किसके ऊपर यूज कर कंसेप्ट डिपेंड करता पता है, ये एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो ये जरूरी है, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है बच्चों, ठीक है। करेंगे हम अब इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या एप्लीकेशन, हम दो एप्लीकेशन जनरली मैं यहां पर बताऊंगा, बाकी क्या एप्लीकेशन तो सबको पता है। एक टू प्रोड्यूस द लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है बच्चों पता है कि इनफ्यूज, इट इज यूज्ड इन फ्यूज, है ना। तो ये दो कंसेप्ट के बारे में अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। पहला मैं बात करूंगा बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन सा बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो इसका यूज किया जाता है वो मैं बात करूंगा। अब क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब तो देखने में बहुत ही सुंदर सा होता है, प्यारा सा होता है, ऐसे होता है, कुछ ये ऐसे यहाँ पर होल्डर होते हैं, 2 पिंस होते हैं, जुग 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 जुग। अगर गांव में जाओगे ना आपको ये ऐसे बल्ब दिखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे, ठीक है ना। और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है ऐसे 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 गुज 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 ये, ठीक है। ये बना होता है बच्चों किससे? ग्लास से, ठीक है। ये होता है आपका होल्डर जो कि आप जिसको कनेक्ट करते हो, ये होता है बच्चों फिलामेंट, बहुत सुंदर। और इसके अंदर कुछ गैसेस दिए जाते हैं, बस वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब अगर किस फेनोमेना के ऊपर वर्क करता है ना, उसे कहा जाता है इनकांसेंट फेनोमेना।
कौन से फिनोमिना के ऊपर? इनकांसेंट फिनोमिना। ठीक है, अब ये सर इनकांसेंट फिनोमिना क्या है? SCENT जो भी होगा, इनकांसेंट फिनोमिना। देखो ये एक ऐसा फिनोमिना है ना बच्चों जो क्या करता है पता है कि हीट की वजह से लाइट इमिट करता है। क्या करता है? हीट की वजह से क्या इमिट करता है? लाइट इमिट करता है, उसे कहा जाता है इनकांसेंट फिनोमिना। तो जो ग्लास वाले जो बल्ब थे ना बच्चों, उसको कहा जाता है इनकांसेंट बल्ब और फिलामेंट बल्ब। क्या कहते हैं उसको? इनकांसेंट बल्ब और फिलामेंट बल्ब। इसका ऐसे नाम भी रखा गया है, जैसे गांव में होता है पिंटिया, बाड़िया, राजा, ऐसे जो नाम होते हैं ना, उसी की तरह ही एक नाम दिया गया है उसको, इनकांसेंट बल्ब और फिलामेंट बल्ब। मैं बात करूंगा फिलामेंट बल्ब और इनकांसेंट बल्ब में। ठीक है, तो ये जो बल्ब है ना किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इनकांसेंट। जैसे हीट बढ़ जाती है ना बच्चों, क्या करते हैं पता है? लाइट इमिट करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे अहम हिस्सा कौन सा है पता है बच्चों? इस बल्ब का जो है बच्चों फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। ये सबसे अहम हिस्सा है, यही है जो कि आपको लाइट ग्लो करने में या लाइट अंधेरे में देने वाला जो कंसेप्ट है ना बच्चों, ये फिलामेंट है। बाकी सब चीजें हैं लेकिन मेजर जो पार्ट है वो फिलामेंट का है। अब इस फिलामेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों फिलामेंट। अब यार देखो, फिलामेंट मतलब क्या कुछ अलग चीज होती है क्या? है ना, कहीं ऊपर से इधर से नहीं, एक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? देखिएगा, टंगस्टन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बच्चों? टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो कि फिलामेंट का ना, जो बल्ब में फिलामेंट का काम करता है, जिसका नाम है टंगस्टन मटेरियल। आपने बहुत बार सुना होगा टंगस्टन मटेरियल। अभी टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है बच्चों। क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। करीब 3665 डिग्री सेल्सियस इतनी इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। 3665 डिग्री सेल्सियस इतनी इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, अगर मान लो आपने वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस का यूज करा तो क्या होगा? वो पुचुक दिशा क्या होगा? पुचुक दिशा क्या होगा? अरे बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट है बच्चों। हाई मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है उसकी? 3665 डिग्री सेल्सियस इतनी इसकी ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। याद में रखिएगा आप, क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक मिनट जस्ट। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात, ये क्या करता है बच्चों पता है? इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है ना। और इसी की वजह से ना इट हीट्स क्विकली, बहुत ही जल्दी ना बच्चों इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? हीट इज प्रोपोर्शनल टू द, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बच्चों, बहुत ज्यादा अगर आपने रेजिस्टेंस लिया पता है तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा वो हीट होगा। यही तो कंसेप्ट, यही प्रिंसिपल यहां पर यूज किया है बच्चों। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस फिलामेंट के होने चाहिए। पहली बात तो इसका टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और अगर मानो रेजिस्टेंस कम होता तो हीट क्विकली नहीं होता ना, बहुत अगर देर समय तो हमको देखना पड़ता कब जगेगा रे तू, कब ग्लो होगा रे, मैं कब पढ़ूंगा, कब सोऊंगा, कब जगूंगा, कब खाऊंगा, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। उसको क्विकली बहुत जल्दी बल्ब को ग्लो होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ठीक है। ये समझ में आया, इसलिए बच्चों इस फिलामेंट का यूज करा गया, याद में रखिएगा, ठीक है। ठीक है सर, भैया हमको ये तो समझ में आ गया कि अब होता क्या पता है, मानो कि हमने क्या करा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई और ये क्या होता है पता है, ग्लो 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 होना शुरू करता है, तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट देना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, समझ में आ रहा है कि अगर मानो कि इस बल्ब को अगर ऐसे पकड़ोगे ना, ओए मैं ओ ऐसे करेंगे हम, ओए रे बाबा ऐसे करेंगे। क्यों करेंगे पता है कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है ना बच्चों बाहर। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या आप कि यार ये जितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मानो आप इसको सप्लाइड कर रहे हो ना, बहुत कम अमाउंट ये लाइट के फॉर्म में एनर्जी यूज करता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करता है पता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है बच्चों। यही कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे रहे हो, ये क्या करता है, लेस अमाउंट जो है ना किस में फॉर्म करता है, सॉरी लाइट एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है, लाइट एनर्जी, और बहुत ज्यादा मात्रा में किसके फॉर्म में यूज करता है पता है, हीट के फॉर्म में यूज करता है। यही तो कंसेप्ट है, ठीक है, यही तो कंसेप्ट है। क्या हम इसको भी ऐसे रिड्यूस कर या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, इसके ऊपर काम करा जा रहा है। अब आजकल तो पता है आपको, इस बल्ब को हटाया गया है पूरी तरह से, इनकांसेंट बल्ब और फिलामेंट बल्ब को। आजकल हम डिस्चार्ज
बल्ब यूज़ कर रहे हैं, है ना, डिस्चार्ज बल्ब या जो फ्लोरेसेंट बल्ब, या अब आज वो भी नहीं है बच्चों, आज हम तो एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्या होगा कि जो भी तरीके वो बदल चुके हैं। समझ में आ रहा है कंजम्पशन ऑफ, क्योंकि इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उनकी कंजम्पशन एलईडी की कंजम्पशन बहुत कम है। तो ये कुछ सवाल तरीके हैं जो कि हमारे फिजिक्स में रिसर्च कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये कंसेप्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब का, क्या समझ में आ रहा है। अब होता क्या है देखिएगा कि ये जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब है कि अगर मानो कि ये ज़्यादा समय तक चलता रहा बल्ब, है ना, ज़्यादा समय के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे अगर ये बल्ब चलता रहा, तो यार एक इसके अंदर ना एक लेयर चढ़ जाती है ना, इसके अंदर ना, इस बल्ब के अंदर एक लेयर चढ़ जाती है, और वो लेयर चढ़ने के बाद क्या होता है पता है कि ये इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है इस बल्ब की, और बल्ब जो है ना बच्चों काम करना बंद कर देता है। अब ये जो लेयर चढ़ने वाली है, लेयर क्यों चढ़ती है बच्चों? बिकॉज ऑफ व्हाट? हाँ, इवेपोरेशन। किसकी वजह से होती है? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की वजह से इस बल्ब के ऊपर ना बच्चों एक लेयर चढ़ जाती है। किसकी वजह से? इवेपोरेशन ऑफ कंडेंसेशन की वजह से क्या हो जाता है कि इस बल्ब के ऊपर ना अंदर के भाग, अंदर वाला जो हिस्सा है ना, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ऐसे गुज 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 ऐसे एक लेयर चढ़ जाती है, और उस बल्ब की इफिशियंसी कम होना शुरू हो जाती है, कम होती है, और ये काम करना बंद कर देता है कुछ समय के लिए। तो इसको, ये बल्ब अच्छी तरह से काम करे और इसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो, इसके लिए क्या करा गया पता है कि इसके अंदर ना कुछ गैसेस डाले गए, गुज 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 ऐसे गैसेस डाले गए, और जो होते हैं नाइट्रोजन, क्या कौन सी गैसेस डाले गए? नाइट्रोजन एंड एर्गॉन, ऐसे कुछ गैसेस है ना बच्चों जो कि इनएक्टिव है केमिकली, है ना, तो इन गैसेस को इसके अंदर ना भरा गया है ना। तो पूरा ये जो फिलामेंट है तो किसके अंदर है? ऐसे गैस चैम्बर के अंदर है पूरा। कौन से गैसेस है? एर्गॉन और नाइट्रोजन है। तो ये एर्गॉन और नाइट्रोजन क्या करते हैं बच्चों कि इसकी जो ना लाइफ है, ये लाइफ ऐसे ही बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है कि अगर मानो कि ये इसके अंदर नहीं होती तो इसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है ना, बहुत समय तक ये टिक नहीं पाता। तो ये कंसेप्ट है ना बच्चों जो हिट, अभी तो एलईडी आया ना यार, 4 साल 5 साल जो भी है, ठीक है, उससे पहले क्या था? यही तो गाँव जाओ, कहीं पर जाओ, यही तो बल्ब थे, गुज ऐसे बड़े बड़े, गुज गुज ऐसे बल्ब, गुज ऐसे बल्ब थे बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये काम इसके ऊपर आपको ना करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो ये कंसेप्ट हुआ एक इलेक्ट्रिक बल्ब का। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब जो दूसरा है ना कंसेप्ट, दूसरा वाला कंसेप्ट जो है वो क्या है देखते हैं, ठीक है। क्या कंसेप्ट है कि उसका नाम है फ्यूजवा। क्या नाम है उसका? फ्यूजवा नाम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है ना। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, वेरी गुड। बच्चों ये फ्यूज क्या करता है पता है? ये फ्यूज ना आपके जो भी डिवाइसेस है, इट प्रोटेक्ट्स डिवाइसेस, ठीक है ना। और ये फ्यूज होती क्या है? इट इज अ थिन वायर, it is a thin wire which melts when, अगर मानो वहां पर क्या हो रही है? ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, और तीसरी बात क्या हो रहा है पता है? फ्लक्चुएशन इन पावर, फ्लक्चुएशन इन पावर। इन 3 चीजें अगर बच्चों कहीं पर किसी भी सर्किट में अगर हो रहे तो क्या होता है? ये फ्यूज ना ऐसे कुछ दिशा ऐसे मेल्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये मानो ये फ्यूज है, ये ऐसे फ्यूज है, ये 2 टर्मिनल होते हैं जो कि कनेक्ट करा जाता है, ये A और B, और मानो ओवरलोडिंग होगी, ये कड़क से ऐसे क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट है टूट जाया, और फ्लक्चुएशन है टूट गया। अगर मानो बच्चों ये टूटेगा नहीं, ओवरलोडिंग हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, और आपका ना टीवी यहाँ पर चल रहा है, अच्छे गाने चल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे नाच रहे, तो क्या होगा? धूम, इससे अंदर से धुआं निकले, धुआं निकलेगा, पूरा धुआं निकल जाएगा, आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये फ्यूज बहुत जरूरी है बच्चों। फ्यूज कहाँ पर होती है? एंट्री पर ही होती है बच्चों, जहां से आपके ना ऊपर पोल से जब लाइट आती है ना, तो पोल्स के ऊपर लाइट आने के बाद जो मीटर से गुजरती है लाइट, तो वहां पर ये आपका ये फ्यूज कनेक्ट करा जाता है बच्चों। तो ये आपके ना पूरे के पूरे डिवाइसेस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, याद में रखिएगा, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या है?
ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर मानो क्या करा आपने कि यार जो अगर फ्रीज है जो कि कितने करंट के ऊपर चलना चाहिए, मानो कि 10 एम्पियर के ऊपर, लेकिन आपने कनेक्ट करा कितने ऊपर पता है कि यार 6 एम्पियर को कनेक्ट करा, तो क्या वो वर्क करेगा? नहीं करेगा, धाड़ जैसे फ्यूज उठ जाएगा बच्चों। क्योंकि जरूर आप देखो यार, जरूरत कितनी थी 6 एम्पियर, लेकिन कनेक्ट किसको करा आपने? देखो जरूरत कितनी थी 10 एम्पियर, लेकिन आपने कनेक्ट करा किसको? 6 एम्पियर को। यही तो कंसेप्ट है, ये धार दिशा उड़ा देता है। यही तो ये कंसेप्ट हुआ ओवरलोडिंग का, ठीक है ना। और ओवरलोडिंग का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? यार देखो, अगर मानो कोई फ्रीज है जो कि 10 एम्पियर के ऊपर वर्क करता है, कितने एम्पियर के ऊपर? 10 एम्पियर के ऊपर वर्क करता है, और आपने क्या करा बच्चों कि वो जो फ्रीज है वो फ्रीज किसको कनेक्ट करा पता है? कि मानो 15 एम्पियर को कनेक्ट करा। कितने रेटिंग्स को एम्पियर कनेक्ट करा? 15 एम्पियर को। क्या ये वर्क करेगा यहाँ पर? नहीं, धड़ाल जैसे फ्यूज क्या होगी? उड़ जाएगी। अगर नहीं उड़ेगी तो क्या होगा कि इतना सारा करंट आपके फ्रीज में से बहेगा और फ्रीज को पूरा डैमेज कर देगा बच्चों। तो ये देखना जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टेक्ट में आ गया तो इतना ज्यादा सडनली करंट इंक्रीज होता है ना कंडक्टर के थ्रू, वायर के थ्रू, तो आपका पूरा का पूरा जो भी चीज में घर में बना हुआ है ना, ऑफिस में, किसी इंडस्ट्री में, पूरा का पूरा जला देगा साला वो, है ना। इतना खतरनाक होता है वो शॉर्ट सर्किटिंग, बहुत बार आपने सुना ही होगा न्यूज में। और फ्लक्चुएशन इन पावर कई बार देखते हैं आप, हवा पानी की वजह से या कुछ तेज बहाव की वजह से, जब वहाँ कुछ तूफान आता है तब ना पावर में कुछ फ्लक्चुएशन होता है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कर जाता है। अगर ऐसे कुछ ऐसे करेगा ना तो क्या होगा पता है? कि आपका जो पूरा का पूरा सर्किट है ना बच्चों, तो करंट कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, और आपका डिवाइस जो है ना वो डैमेज होने की बहुत सारी चांसेस होती है। तो ये फ्लक्चुएशन इन पावर होती है, समझ लीजिएगा आप, बहुत जरूरी है। देखिए इसका एक क्या कहते हैं, केस होता है इसका, है ना। किसका केस होता है? इस फ्यूज का एक केस होता है, प्रोटेक्टिव केस होती है इसे ना, ये एक सॉकेट होता है उसका, और ऐसे कुछ तो एक सॉकेट होता है, ये ऐसे सॉकेट, और यहाँ पर 2 पिंस होते हैं, और इस सॉकेट्स को ऐसे सर्किट में बिठाया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप बिठाओगे सर्किट फ्लो होगा, आप निकालोगे पूरी लाइट बंद हो जाएगी बच्चों। तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब बता सर हीटिंग इफेक्ट के कैसे ऊपर कर रहा है? मैंने अभी कहा ना आपको कि ये ऐसे मानो कि ओवरलोडिंग हो गई, ये टूटेगा, पूरी लाइट बंद हो जाएगी, पूरे डिवाइसेस में जो भी करंट जा रहा है ना बच्चों, क्या होगा? रुक जाएगा, और आपका सर्किट जो है ना, आपका टीवी फ्रिज जो है ना, प्रोटेक्ट होगा इससे। तो ये जरूरी है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये फ्यूज किससे बनते हैं? ज्यादातर ना अलॉयज से बनते हैं। किससे बनते हैं? अलॉयज से बनते हैं, ताकि उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट कम होती है ज्यादा होती है, आपको सोचना है ना, कम होगी या ज्यादा होगी, थोड़ा सा सोचिए और कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर कि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहीं पर एक कंसेप्ट बच्चों, रेटिंग ऑफ फ्यूज, है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक रेटिंग ऑफ फ्यूज। रेटिंग ऑफ फ्यूज मतलब क्या है? जनरली क्या होता है हमारे देश में 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, है ना, 15 एम्पियर, इतनी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इतने सारे रेटिंग्स होते हैं, अलग अलग रेटिंग्स होते हैं। मानो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मानो कि एक इलेक्ट्रिक केटल है ना, एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, और वो केटल का पावर कितना है? 1 किलोवाट है, और इसको कनेक्ट करा गया कितने पोटेंशियल को? 220 वोल्ट को। तो बताओ यार हमें कितना करंट के सॉकेट में इसको कनेक्ट करना चाहिए इस इलेक्ट्रिक केटल को? कैसे निकाला देखिएगा। P इज इक्वल टू है बच्चों VI, ठीक है। V तो है, P है हमारे पास, तो P कितना है? 1 है, और V कितना है? 220 है, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, ठीक। सो P इज इक्वल टू VI, सो I इज इक्वल टू क्या है बच्चों? P बाय V। सो P कितना है? 1 डिवाइडेड बाय ये 1000 ले लो आप, ठीक है ना, और V कितना है? क्योंकि वैट किलोवाट को वैट में कवर करूँ, ये 220 है, 0 0 कैंसिल, और बाकी जो भी बचा कितना बचता है यार, अब कैसे करूँ? 1 1 5 2 5 2 5 10 और ये 0, सो 50/11 मतलब ये 4.5 एम्पियर। इसकी रेटिंग कितनी है बताया आप? देखो ये इलेक्ट्रिक केटल मुझे किस करंट को जोड़ना चाहिए, किस सॉकेट को जोड़ना चाहिए? 4.5 एम्पियर को। अभी 4.5 एम्पियर किसके रेटिंग में आ जाइए बच्चों? 5 एम्पियर के रेटिंग में आती, मतलब 5 एम्पियर से कम है, क्योंकि रेटिंग फिक्स होती है 2 एम्पियर 5 एम्पियर, सर्किट होते हैं ऐसे 2 एम्पियर 5 एम्पियर। जिसका ज्यादा वैट होगा ना बच्चों, उसका करंट का सर्किट इसके हिसाब से बनाया जाता है, याद में रखिएगा आप, ठीक है।
तो ये किसको, इस इलेक्ट्रिक केटल को कहाँ पर कनेक्ट करना चाहिए, तो 5 एम्पियर का जो सॉकेट होगा ना, उस सॉकेट में ना आपको इसको ऐसे सॉकेट में इसको बिठाना चाहिए ताकि वर्क करेगा। अगर मानो आपने क्या करा कि इलेक्ट्रिक केटल, इसकी देखो इसकी पावर क्या है फाइनल, ये किस करंट को विथस्टैंड कर सकता है अपने अंदर 4.5 एम्पियर को। और भैया और आपने कहा नहीं महाराज हम तो क्या करेंगे इसको ना, मानो कि 15 एम्पियर को कनेक्ट करेंगे, धड़ाल से फ्यूज उठ जाएगी बच्चों और ये कुछ काम कर नहीं सकेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसकी रेटिंग निकाल सकते हो और आसानी से ये जो भी कंसेप्ट है ना आप पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा।